ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने जो काम करना है दैट इज नॉन लीनियर ज्योमेट्री। और नॉन लीनियर ज्योमेट्री में हमने उसके फंडामेंटल्स पढ़ने हैं और we need to understand what changes when we consider our geometry to have finite deformations and finite rotations as well। ठीक है, तो अभी तक हमारी जितनी अंडर ग्रेजुएट लेवल की मैकेनिक्स है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द कंडीशंस के हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी हैव स्मॉल डिफॉर्मेशंस एंड वी डू नॉट हैव एनी रोटेशंस, वी हैव स्मॉल एंगल अजम्पशन थ्रू आउट। तो वो चीज़ जो है अब चेंज होने जा रही है एंड उसकी बिफोर आई स्टार्ट तो व्हाट आई हैव इज आई हैव ए कपल ऑफ एग्जांपल्स जो कि मैं कॉमसोल में बेसिक्स एग्जांपल्स कर रहा हूँ and just to highlight the effect of non-linear geometry। ठीक, तो उसके लिए I'm going to first discuss the problem। I'll talk about non-linear geometry अगर enabled है और enabled नहीं है उससे हमारे पास solution में क्या फर्क पड़ रहा है दोनों problems के लिए, and then we'll come to the maths of it। फिर हम लोग उसके maths को देखते हैं, we will see what we need to do with that। अच्छा जी, तो लेट मी जस्ट गो टू आई थिंक वन नोट फर्स्ट एंड उसके अंदर आई वांट टू जस्ट डिस्कस द प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के अंदर देन वी कैन गो अहेड एंड वी कैन सी द मैथ्स। मैथ्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी डिटेल मैथ्स है जिसमें बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि वी नीड टू टॉक अबाउट न्यू मेजर्स ऑफ स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेसेस जो कि हमारी फाइनाइट रोटेशंस और फाइनाइट डिफॉर्मेशंस को हैंडल कर सके। तो नॉन लीनियर स्ट्रेन्स की कैलकुलेशंस हमने करनी है और वी नीड टू समहाउ टेक इनटू अकाउंट रोटेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसकी पहली एग्जांपल जो कॉमसोल पे खुदी हुई है वो इसी चीज़ की एग्जांपल है कि हमारे पास रोटेशन हो रही है कि नहीं हो रही। लेट मी जस्ट डिस्कस द प्रॉब्लम और बल्कि इंस्टेड ऑफ वन नोट लेट मी जस्ट गो टू द बुक जो हमने एक मैथमेटिकली एग्जांपल देखनी है बट आई जस्ट आई शो यू द एग्जांपल हियर। एग्जांपल ये है कि मेरे पास अगर एक सिंपल सा रेक्टेंगल है तो अ रेक्टेंगल व्हिच इज लाइक दिस, ठीक है, तो मेरी ज्योमेट्री जो इस केस में आ रही है दिस इज माय ज्योमेट्री। तो दिस इज अ स्क्वायर 1 बाय 1 का मैंने 1 बाय 1 मीटर्स का स्क्वायर लिया हुआ है और व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू रोटेट दिस थिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी जो आफ्टर रोटेशन की लोकेशंस हर पॉइंट की डिफाइन कर रहा हूँ। तो x1 x2 x3 तो 2 डायमेंशनल है तो x3 इज जस्ट रिमेन्स द सेम। कैपिटल लेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग माय इनिशियल कोऑर्डिनेट्स एंड स्मॉल लेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग माय फाइनल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अल्फा इज अ फिक्स्ड रोटेशन दैट आई हैव। तो अब अगर आई कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन ऑन अ बॉडी दैट मीन्स के मैं एक रिजिड बॉडी रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता हूँ किसी भी मॉडल के अंदर इफ आई कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन अ बॉडी। तो मैंने वो काम यहाँ पे कॉमसोल में किया। कैसे किया हुआ वो सब आई कैन शेयर द मॉडल विद यू, यू कैन लुक एट इट बट आई जस्ट ब्रीफली गो थ्रू दिस। तो ज्योमेट्री हमने बनाई हुई है, सिंपली एक रेक्टेंगल बनाया था उसको हमने कुछ भी नहीं किया, 1 बाय 1 का किया हुआ है। मटेरियल्स में हमने सिंपली डिफाइन किए हुए हैं एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हैं ज़्यादातर। आई थिंक दैट पोइसोन रेशियो नीड्स टू चेंज, इट शुड बी अराउंड 0.34 बट यंग्स मॉडुलस इज फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर हमने क्या काम किया, हमने एक सिर्फ प्रिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट दी है डोमेन के ऊपर। तो इफ यू रिमेंबर कि हम लोग इसके अंदर जो भी काम करते हैं वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो वी हैव ऑन द टॉप वी हैव दीस कंप्लीटली फिल्ड थिंग्स, दीस आर शोइंग कि दिस इज अ 2 डायमेंशनल डोमेन, दीस आर एजेस, बाउंड्रीज है हमारी और फिर पॉइंट्स के लिए। तो हम पूरे डोमेन के ऊपर वी आर डिफाइनिंग अ डिस्प्लेसमेंट, प्रिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट देयर। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर console has different variables available to us। तो उसमें एक वेरिएबल हमारे पे अनडिफाइंड ज्योमेट्री का भी है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड होता है। तो उसके साथ मैंने जो भी इक्वेशन यहाँ पे देखी थी वो सेम इक्वेशन लिखी है। अब इसमें कोई वी आर नॉट एक्चुअली राइट नाउ गेटिंग इनटू द कि ये रोटेशन मैट्रिक्स कैसे बनना है। रोटेशन मैट्रिक्स हमने देखा हुआ है, तो अगर हम x1 x2 x3 लिखें तो दिस बिकम्स कि जो रोटेशन मैट्रिक्स बनेगा cos माइनस साइन साइन cos और फाइनल जो थर्ड रो थर्ड कॉलम की लास्ट टर्म है दैट विल बी 1 और
राइट साइड में जो वेक्टर आ रहा है वो कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3 आता है। यूजिंग द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हम फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। Capital X1 is capital X, capital X2 is capital Y, and capital X3 is capital Z. तो X Y Z console के अंदर चल रहा है, यहाँ पे X1 X2 X3 चल रहा है। Anyway, so this is the point. ठीक है, अब if we think about this problem, अब मैं इस बॉडी को सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, हमने इसकी मैशिंग की, सिंपल सी मैशिंग की, डिफॉल्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया। I just the point here is something else. तो हमने अच्छा, हमने सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड डिस्प्लेसमेंट पूरी डोमेन में बता दी, हमने कोई फिक्स, हम कहते हैं ना, हमें कोई एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज आवर मॉडल विल नॉट सॉल्व। बट इफ यू लुक एट आवर फॉर्मूलाज, अगर मैं x0 y0 डालूंगा तो जो मेरा बॉटम लेफ्ट का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, वर्टेक्स यहाँ पे बता है, दिस विल बिकम 0 0 बिकॉज x0 y0 x0 y0, तो u0 x is also 0, u0 y is also 0 at the bottom left vertex, ठीक है। तो वो फिक्स्ड एक जो हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट को जीरो करने की, वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। राइट, फिर हम आ गए इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो आई केम हियर, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, नॉन लीनियर ज्योमेट्री इज डिसेबल्ड, सो वी आर सॉल्विंग अज्यूमिंग लीनियर assumption के स्मॉल डिफॉर्मेशन है, सब कुछ है, एंड आई सॉल्व दिस थिंग, ऑलरेडी सॉल्व है, दोबारा सॉल्व कर देते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। The results are showing कि हमारे पास the Von Mises stress is showing 2.48 exponential 10, which means 24.8 gigapascals of stresses. हालांकि ये तो प्योर रिजिड बॉडी रोटेशन, ठीक है। तो फाइनाइट रोटेशन थी, मैंने रोटेशन यहाँ पे जो दी हुई है, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है 1 रेडियन which is around 120 degrees। तो if we see the results, जो मेरा 120 के आसपास होना चाहिए थी, जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये उठ के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दिस इज, ये यहाँ नहीं गया 60 डिग्री नहीं, ये उठ के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो in a small deformation analysis which assumes कि actually rotation नहीं होती, this seems to the model, it seems कि आपने उसको actually force लगा के deform किया, तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड वी कैन लुक एट द स्ट्रेस कंपोनेंट्स एज वेल, तो हम लोग स्ट्रेस के कंपोनेंट्स देख सकते हैं। वी कैन कम हियर एंड वी कैन सी, लेट्स लुक एट एनी स्ट्रेसेस, तो सिग्मा एक्स देख लें, एंड देन वी, तो दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन है हमारे पास, और हमारे पास वाई डायरेक्शन में भी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, एंड देयर शुड बी सम शियर एज वेल। There is no shear नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास x और y स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों में कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। This from our understanding of the mechanics of the problem कि हम rigid body rotation कर रहे हैं, this does not seem to be the correct result। तो ये वो पॉइंट है जिसपे we need to come up with new maths कि हम इस चीज को कैसे हैंडल करें। अभी हमारे पास हैंडल करने का जो तरीका है, that is very very straightforward। So let me just go back to this, और अभी हम सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल करने के लिए we'll just come here and we'll enable the non-linear geometry option and we'll resolve the problem and we'll see what the results are. So the results are same Von Mises stresses are now exponential -4 pascals, which is, this is just a numerical inconsistency और कुछ भी नहीं है। So this is actually zero stress in the same problem when we consider non-linear geometry, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट जो हमारे पास नॉन ज्योमेट्री में होता है, जो कि हमें हैंडल करना सीखना होता है, जो कि बेसिकली हमें मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना है, इनफैक्ट वो ये है कि हमें डिफरेंशिएट कराना है बिटवीन द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी एंड बिटवीन रोटेशंस इन द बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेशन। तो रिजिड बॉडी रोटेशन में बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, नहीं होता, बट FEM मॉडल शो कर रहा था, उसको हमने अब एलिमिनेट कर दिया। तो दिस इज नाउ अ जीरो स्ट्रेस स्टेट, एंड सिंस दिस इज अ प्योर रोटेशन प्रॉब्लम, इसमें कोई भी चीज डिफॉर्म नहीं हो रही, देयर इज नो स्ट्रेचिंग और शेयरिंग गोइंग ऑन, ठीक है। तो दिस इज वन प्रॉब्लम व्हिच हाइलाइट्स द नीड ऑफ दिस, ठीक। एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है बीम की, और उसके लिए आई प्रॉब्लम नीड टू गेट टू द वन नोट थिंग, just go to
हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। वो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर आपके पास एक बीम है, something like this, and we consider two cases in the same way. एक केस ये है कि मैं यहाँ पे बीम को फिक्स कर दूं और इस एच पे बीम को मैं रोलर सपोर्ट दे दूं, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि मैं दोनों एंड्स को फिक्स कर, ठीक है, एंड अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ लोड ऑन दिस। लेट्स अज्यूम कि मैं इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों के ऊपर सेम लोड अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं एक लीनियर ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ which assumes that there is very small deformation in this problem, इन दोनों प्रॉब्लम्स के रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है, एक लीनियर ज्योमेट्री का। बट अगर हम नॉन लीनियर ज्योमेट्री के साथ सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दोनों के अंदर रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट आएंगे, बिकॉज उसमें वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास जो बीम है उसमें इस डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट स्ट्रेचिंग हो रही है, तो इट देयर विल बी सम मोर कंस्ट्रेंट गोइंग डाउन, ठीक है ना। हमारे पास स्ट्रेसेस चेंज हो जाएंगे if we are considering large deformations. So this is a very simple problem which you can go and try yourself as well. मैं भी दिखा देता हूँ उसको। बीम का प्रॉब्लम है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। एक हम फिक्स नहीं कर रहे हैं उसको, एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट पेंट हियर। मैंने जो मॉडल बनाया है पेंट के केस में बनाया है, बट इट डजंट रियली मैटर, आप फिक्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने एक से दोनों एंड को पिन किया हुआ है, तो रोटेशंस को मैं फ्री रख रहा हूँ, और एक में मैंने ऊपर वाले प्रॉब्लम में मैंने सिर्फ uy को जीरो किया हुआ है इन ऑन दिस पर्टिकुलर नोड, और इस सेकंड वाले में मैंने ux भी जीरो किया हुआ है, uy भी जीरो किया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द प्रॉब्लम, सही। तो अब लेट्स जस्ट गो बैक एंड सी कि हमने इसमें किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। तो हमारे पास तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम थी, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज अ सिंपल बीम फिजिक्स। ज्योमेट्री में हमने सिर्फ एक लाइन बनाई हुई है, 1 मीटर लेंथ है, कोई मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इसके अंदर, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं किया, आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग, मैंने सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ दिया। और मैंने किया क्या है, मैंने राइट क्लिक करके इधर से मोर कंस्ट्रेंट्स में पिंड का कंस्ट्रेंट लगा दिया है लेफ्ट एज के ऊपर, और एक प्रिस्क्राइब्ड डिस्प्लेसमेंट की है राइट एज के ऊपर व्हिच इज uy इक्वल्स टू 0। तो दिस मींस का रोलर सपोर्ट है, x में फ्री है और y में 0। पिन के अंदर मैंने एक्चुअली 1 और 2 दोनों को, इस वाले को भी पिन किया हुआ था, बट जब मैं इस पॉइंट के ऊपर प्रिस्क्राइब्ड डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं तो पिन वाला ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूं, तो लेट मी जस्ट डिसेबल दिस थिंग, तो अब दोनों एंड पिन हो गए, सही है। तो वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। और रिजल्ट्स के लिए हम सेम काम करेंगे कि हम नॉन लीनियर ज्योमेट्री को इनेबल और डिसेबल करके देखेंगे दोनों केसेस के लिए, एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस, सही है। तो देयर इज सम रिजल्ट्स ऑलरेडी हियर, बट लेट मी जस्ट क्लियर देम। तो अभी मैंने इसमें एक काम और किया है कि एज लोड अप्लाई किया हुआ है -25,000 न्यूटन पर मीटर का, तो 25 किलो न्यूटन का लोड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और द करंट पोजीशन इज कि हम दोनों एंड्स को पिन कर रहे हैं, पिन कंडीशन है, पिन रोलर कंडीशन है, सही। एंड वी वांट टू जस्ट सी कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम स्ट्रेस, जो मैक्सिमम आइसो स्ट्रेसेस प्रॉब्लम के अंदर, उसको देख रहे हैं। तो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड सॉल्व दिस थिंग। सर, जो एज लोड अप्लाई हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर एज पे अप्लाई हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूटेड है? एज देखें, कंसोल जो है ना ज्योमेट्री को अपने 3 डायमेंशन से ज्यादा सोच रहा होता है, तो अ लाइन इज एन एज, ठीक है, लाइन एज है, और सरफेस जो है उसको कंसोल बाउंड्री कहता है, और जो डोमेन्स वॉल्यूम्स को कहता है, ठीक है। तो आपके पास एज मींस के लाइन की बात होगी। देखें आप इससे चेक किया करें कि यहाँ पे लाइंस हाईलाइट हो रही है ना, तो दिस इज अ लाइन लोड, एज लोड इज बेसिकली अ लाइन।
तो हमने लाइन यहाँ पे सेलेक्ट की हुई ये वाली, ठीक है। तो जो हमारी बीम है पूरी बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाई करें। यू कैन मेक दिस इज अ फंक्शन एज वेल। तो हमारे पास यहाँ से x 0 से शुरू हो रहा है और x 1 तक जा रहा है, तो आई कैन मल्टीप्लाई x हियर इफ आई वांट टू, ठीक है। तो मैं x के साथ अगर फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट से -25,000 x, तो इट विल बी अ ट्रायंगुलर लोड। तो जैसे जैसे x जहाँ पे x 0 है वहाँ पे लोड 0 है, और मैं x जब 1 होगा तो लोड 25,000 हो जाएगा। यू कैन मेक एनी फंक्शन ऑफ x हियर और डायरेक्टली आप यहाँ पे फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज हो गई। तो अब हम we did solve this, तो हमने solve कर लिया। I want to just go here। अब ये क्या derived results के अंदर we have not talked about this, there are multiple options here, you can look for average results, integrate कर सकते हैं चीजों को, maximum minimum देखो। मैंने maximum में जाके line का maximum देखा और line मैंने select कर ली अपनी, और expressions में मैंने beam.mysis select कर लिया यहाँ से जाके, and you can just type this thing if you want to। और मैंने यहाँ पे units को megapascal कर दिया था। If I evaluate this thing, it is saying that the stress is going to maximum stress is 15.899, ठीक है। और if we just go now and we enable our pinned जो हमने पिन को चेंज करके हमने रोलर वाली कंडीशन में कर दिया कि सिर्फ y फिक्स्ड है, x पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो यहाँ पे ओवरराइड हो गई ये पिन इस वाले, ठीक है। एंड वी जस्ट रीसॉल्व एवरीथिंग। तो अब हमने पिन से अब हम पिन रोलर पे मूव कर गए एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट द रिजल्ट्स अगेन। तो लाइन मैक्सिमम पे जाके हम फिर से वैल्यूएट कर लेते हैं। इट डिड नॉट चेंज एनीथिंग, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री। एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू गो टू दिस प्रेस्क्राइब्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। तो अब दोनों पिन है। I'll come back to the stationary analysis and I'll include the nonlinear geometry. तो अब pinned analysis में non-linear solution हो रहा है, and we just go to compute and solve it again. First thing we'll notice is that the results have changed, ठीक है। pinned के केस में results ज्यादा आए हैं। Why? Because अब हम बीम की जो इंटरनल स्ट्रेचिंग है उसको भी अकाउंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल स्ट्रेसेस बढ़ गए हैं बीम के व्हेन वी कंसीडर लार्ज डिफॉर्मेशन। जब हम स्मॉल डिफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो वो सिर्फ उसको जो थ्योरेटिकल बीम्स कंसीडर कर रहे होते हैं मैकेनिक्स मटेरियल्स में उसकी तरह सॉल्व कर रहा होता है। तो अगर आप अपने थ्योरेटिकल एनालिसिस को कंपेयर करेंगे यू विल गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट 15.899, राइट। ये चीज हो गई। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम लेट्स गो टू पिन एंड रोलर्स को, ठीक है। तो एक एंड पिन है, एक एंड रोलर है, वी रीडू एवरीथिंग एंड we solve everything and we go back to line maximum and we evaluate, and it actually is now lower than even this one as well, because now वो क्या कर रहा है, इस end पे x direction में displacement को actually account कर रहा है and it is taking care of the effect of that deformation, और मतलब कि जो x में displacement अगर इस point पे हो रही है on the actual stretching of the beam की लेंथ कितना चेंज होगी। तो दो चीजें नजर आ रही है, एक तो नॉन लीनियर ज्योमेट्री के रिजल्ट्स आपकी लीनियर ज्योमेट्री से बिल्कुल अलग है, ठीक है। एंड सेकेंडली आपकी बाउंड्री कंडीशन जो है उसका इफेक्ट आपको नॉन लीनियर ज्योमेट्री में नजर आ रहा है, लीनियर ज्योमेट्री में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो व्हेनेवर देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट और यानी सिग्निफिकेंट स्ट्रेन्स इन द बॉडी या फिर फाइनाइट रोटेशंस इन द बॉडी, वी हैव टू account for the non-linear effect of geometry. That's the basic idea, ठीक है। तो मैंने दो छोटी सी प्रॉब्लम्स पहले बनाई थी just to highlight the importance of this. अब इसको हम कैसे केयर कर रहे हैं, how are we taking care of finite rotation? उसके लिए हमने किया क्या है, हमने ऐसे स्ट्रेस और स्ट्रेन मेजर्स बनाए हुए जो कि रोटेशन को बाईपास कर देते हैं, ठीक है। तो we now need to look at those measures. तो उस पे अब आ जाते हैं अपने PowerPoint के ऊपर and let's just see कि how we deal with these things. So let me just stop PowerPoint and let me just move this here. I might need to refer to this. Right. तो हमारा जो टॉपिक है that is geometric nonlinearity. हमारा अगला टॉपिक मटेरियल नॉनलिनियरिटी पे होगा and geometric nonlinearity के अंदर we need to फर्स्ट अंडरस्टैंड जो हम चीज अभी कर रही है वही चीज को हम थोड़ा सा राइटिंग में लेकर आ रहे हैं कि लीनियर सिस्टम्स ये होते हैं कि देयर इज इन्फिनिटेसिमल डिफॉर्मेशन, इतनी स्मॉल है कि हम बॉडी की शेप चेंज को कंसीडर ही नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट द शेप ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली चेंज, इट इज सो स्मॉल, ठीक है।
और सारे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं वो हम अनडिफॉर्म्ड शेप के रेफरेंस से डिफाइन कर रहे होते हैं. So for example, your engineering strain is a small strain measure. ठीक है. तो true strain जो होता है वो आपका it's a nonlinear strain measure क्योंकि वो logarithmic भी है ना, तो नजर आ रहा है कि वो एक तो nonlinear है, but it is with respect to deformed shape. और जो undeformed shape के respect से चीजें होती हैं these are linear. इसमें हम assume करेंगे बॉडी की शेप चेंज हुई. ठीक है. और जो हमारा एफईएम बना हुआ है वो हम सारी इंटीग्रेशन करते हुए आ रहे हैं, हमें पता है कि हम वीक फॉर्म में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, वो सारी इंटीग्रेशन एक्चुअली अनडिफॉर्म शेप के ऊपर हो रही होती है. ठीक है. नॉन-लीनियर सिस्टम्स में अगर नॉन-लीनियर ज्योमेट्री है तो लार्ज डिफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स के अंदर हमें डिस्टिंक्शन करना होता है बिटवीन अवर डिफॉर्म्ड एंड अवर अनडिफॉर्म्ड शेप्स. हम ये कहते हैं कि हमारी डिफॉर्म्ड शेप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम अवर अनडिफॉर्म्ड शेप. ठीक. अब the definition of stress and strain need to be modified. अब हम स्मॉल डिफॉर्मेशन वाली assumptions को नहीं लेके चल सकते. अगर कोई नॉन लीनियर पार्ट आ रहा था स्ट्रेन्स की डेफिनेशन के अंदर हमने इसको रिमूव कर दिया था, हायर ऑर्डर टर्म्स को अब हम रिमूव नहीं कर सकते. we need to take care of them. and stress और strain की relationship भी नॉन लीनियर हो सकती है. this is not necessary for linear elastic materials but for example for rubbers and things like that जिसमें hyper elasticity involve हो जाती होती है या फिर टाइम डिपेंडेंट इलास्टिसिटी आगे जिसको इलास्टिसिटी इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप भी नॉन लीनियर हो जाती है. बट मटेरियल की नॉन लीनियरिटी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. वो हम अगले टॉपिक पे जाएंगे. हम लोग का जो इस वक्त काम है वो दिस विल बी द लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम अगली क्लास में, कि जो हम लोगों ने न्यूटन रैप्सन मेथड देखा था कि वो रेजिडुअल और टेंजेंट स्टेफन निकाल रहे होते हैं, वो अगर हमें नॉन लीनियर ज्योमेट्री है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है. ठीक है. तो हम एक ओवरव्यू लेंगे. जाहिर है हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम, वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन कंसोल, बट वी विल लुक एट हाउ द न्यूटन रैप्सन मेथड इज इंप्लीमेंटेड फॉर नॉन लीनियर ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स. बिफोर वी डू दैट वी नीड टू टॉक अबाउट स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स. ठीक है. और उससे भी पहले वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि आप एक्सिस सिस्टम आप कौन सा ले रहे हैं अपने डोमेन को मेजर करने के लिए. क्या आपका एक्सिस सिस्टम ओरिजिनल लोकेशन पे ही है या फिर वो आपकी बॉडी के साथ रोटेट हो गया है या उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है, कैसे हो रहा है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी दिस इज अ कांसेप्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें साथ साथ समझ में आता रहेगा. ठीक है. तो हम लोग अभी इस पे आ रहे हैं और बेसिकली हमारे पास दो frames of reference है which are used to develop FEM problems. एक total Lagrangian formulation होती है और एक updated Lagrangian formulation. ठीक है. अब होगा क्या, होगा ये कि हम total Lagrangian formulation में अपनी initial undeformed geometry को ही reference लेंगे, तो सारी integration सारी चीजें with respect to original domain हो रही होंगी. अगर मैं कोई strain measure कर रहा हूँ वो with respect to original length measure हो रहा होगा, but they will not be the small deformation measures. उसमें non-linearity आएगी, but we will still refer to the original geometry. ठीक है. ओरिजिनल डोमेन सारी इंटीग्रेशंस आप ओरिजिनल डोमेन के ऊपर कर रहे हैं, ओरिजिनल सरफेस के ऊपर कर रहे हैं. अपडेटेड लैग्रांजियन के अंदर आप करंट जो डिफॉर्म्ड स्टेट है उसके ऊपर सारे चीजें कर रहे होते हैं. तो अगर मैं कोई भी स्ट्रेन मेजर कर रहा हूँ तो डेल्टा L अपॉन L कर रहा हूँ, then the length that I'm considering is the deformed length. अब ये चीज पहले हमने कभी नहीं देखी, तो हम लोग for example we have always said कि delta L upon L हो रहा है, but this L is now different. आपका initial L और आपका final L they are different. So this can actually have two meanings. तो आपके पास delta L upon L naught भी हो सकता है और delta L upon L1 भी हो सकता है. So this is the total Lagrangian approach. And this one is the updated Lagrangian approach. ठीक है. और सेम काम हम स्ट्रेसेस के लिए भी कर रहे हैं कि अगर आपने स्ट्रेस को डिफाइन किया हुआ है एज फोर्स अपॉन या फिर इंक्रीमेंटल नहीं है, आप फोर्स अपॉन एरिया कर रहे हैं, तो व्हाट एरिया आर यू टॉकिंग अबाउट? आर यू टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल एरिया और द डिफॉर्म्ड एरिया? तो बोथ ऑफ दीज स्ट्रेस मेजर्स विल बी डिफरेंट. क्या आंसर भी डिफरेंट आएंगे, इनकी वैल्यूज डिफरेंट है. सही. So these are the two approaches that are used. COMSOL uses the total Lagrangian approach. ठीक है. COMSOL के अंदर सिर्फ यही implemented, updated Lagrangian implemented नहीं है.
एंड वी विल सी के टोटल लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन में कौन से उनसे स्ट्रेस और स्ट्रेन मेजर्स होते हैं, और then you will find those in COMSOL as well. We'll go and look at COMSOL and find that they are actually, you can look at those stresses and strains in COMSOL as well. The two formulations are theoretically identical. ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स दोनों की डिफरेंट होंगी, दोनों की वीक फॉर्म डिफरेंट बनेगी, बट रिजल्ट सेम आएंगे. ठीक है, अगर डिफरेंट होता then that means something is wrong in our mathematics. ठीक है, तो they yield the same results. अगर कोई FEA सॉफ्टवेयर अपडेटेड लैग्रांजियन में काम कर रहा है, it is going to give us the same results as COMSOL, जो कि टोटल लैग्रांजियन अप्रोच पे काम कर रहा है. राइट, तो अभी जो हमने चीज करनी है वो ये करनी है कि हमारे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के मेजर्स हैं, जो कि हमें नए स्ट्रेस और स्ट्रेन के मेजर्स डिफाइन करने हैं, उनके ऊपर आए. ठीक है, तो हम पहले स्ट्रेस की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेसेस. गोल्स हमारे पास इसमें क्या है? नॉनलीनियर इलास्टिक प्रॉब्लम को हम अभी स्किप करेंगे, विल एक्चुअली गेट टू दैट इन द नेक्स्ट. मैंने इसको मूव कर दिया. हमने डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट को देखना है, तो व्हाट दैट इज. हमने लैग्रांजियन एंड ऑयलर स्ट्रेन्स को देखना है. देन वी नीड टू टॉक अबाउट पोलर डिकम्पोजिशन, and we need to talk about deformations in area and volume, and we need to talk about some new measures of stresses. ठीक है, तो there are the Cauchy stress is the Eulerian measure, क्योंकि हम इसको करते हुए आ रहे हैं. This is the true stress, तो हम जो कहते हैं F upon the current area. But there are other measures. So there are two Piola-Kirchhoff stresses, PK1 and PK2 stresses. Then there is a simple Kirchhoff stress, एक होता है, वो भी है हमारे पास. So we'll talk about 4 different stresses. ठीक है, and we'll talk about a few different measures of deformation. 2 different strains की बात करेंगे और कुछ deformation tensors की बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले we talk about the types of non-linearities. तो हमारे पास 2 मेजर तरह की non-linearities है. एक उसकी बुक के रेफरेंस भी मैंने दिए हैं. एक तो हम कहते हैं माइल्ड नॉन-लिनियरिटी, जो नामुमकिन की जो बुक है वो जिसको इस तरह रेफर कर रही है वही यूज कर रहे हैं. और देन द सेकंड टाइप इज द रफ नॉन-लिनियरिटी. माइल्ड नॉन-लिनियरिटी इज दैट कि आपका मटेरियल तो लीनियर ही है, ठीक है, बट सॉरी आपका मटेरियल इलास्टिक है. इट कैन बी नॉन-लिनियर बट इट इज इलास्टिक. बट द मेन नॉन-लिनियरिटी इज कमिंग फ्रॉम ज्योमेट्री in your problem. ठीक है, आपके पास डिफॉर्मेशन डिपेंडेंट प्रॉब्लम बन जाती है. आपके जैसे जैसे डिफॉर्मेशन चेंज हो रही है, डिफॉर्मेशन जैसे जैसे बॉडी में हो रही है, आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन्स के मेजर्स चेंज हो रहे हैं. हो सकता है आपकी फोर्स भी साथ साथ चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बीम ले रहा हूँ and there is a force applying here, I'm saying that the angle of this force is always going to be 90 degrees. Then अगर स्मॉल डिफॉर्मेशन है तो इट विल स्टे लाइक दिस, बट अगर लार्ज डिफॉर्मेशन है तो इट विल आल्सो रोटेट लाइक दिस. ठीक है, तो दिस हमने पिछली क्लास में बात की थी, दिस आर कॉल्ड फॉलोअर फोर्सेस, जो कि आपकी बॉडी को फॉलो कर रही है. प्रेशर इज अ फॉलोअर फोर्स. ठीक है, फॉलोअर लोड है. ठीक है, रफ नॉन-लिनियरिटीज जो होती हैं, दे आर सेकंड टाइप हमारी. दे आर मटेरियल नॉन-लिनियरिटी वाली प्रॉब्लम है, जो हिस्ट्री डिपेंडेंट मटेरियल्स है. फॉर एग्जांपल, नॉन-लिनियर इलास्टिक जो है, इट इज जस्ट इंस्टेंटेनियस. अगर मेरे पास एक इलास्टिक कर्व मेरे पास मौजूद है, इलास्टिक मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मौजूद है, देन एनी पॉइंट आई हैव स्ट्रेन, तो मैं उसका स्ट्रेस निकाल सकता हूं. बट दैट इज नॉट ट्रू इफ दिस इज अ इलास्टोप्लास्टिक कर्व. तो इलास्टोप्लास्टिक कर्व में अगर मेरे पास दिस वाज माय सिग्मा y and I load it here and I unload it, next time around it is going to follow this part. This will be the new yield stress after hardening. And तो history dependent आपके पास behavior आ रहा है. आप not just instantaneous, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले क्या deformation हो चुकी है. तो any history dependent problem is rough non-linearity. Similarly, there are contact problems जिनमें आपकी boundary conditions भी change हो रही होती है. ठीक है, तो this is something we'll talk about in the later topics. ठीक है, आगे जाके बात करेंगे. राइट, तो हमने अभी जो अपने स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स की बात करनी, तो वी नीड टू टॉक अबाउट strains and stresses which will work with the total Lagrangian approach, and the strains and stresses which will work with the updated Lagrangian approach. Total Lagrangian को material coordinates भी कहते हैं, और updated Lagrangian का spatial coordinates भी कहते हैं. COMSOL uses these terminologies, material and spatial. ठीक है,
तो आप कंसोल में जाएंगे, वहां पे आपको टोटल लैग्रांजियन अपडेटेड लैग्रांजियन की टर्म नहीं मिलेगी, बट आपको आपके स्ट्रेसेस वो ऑल्दो उसकी फॉर्मुलेशन सारी टोटल लैग्रांजियन में, बट वो आपको स्पेशल स्ट्रेसेस भी बता सकता है, स्पेशल स्ट्रेंस भी बता सकता है, कैलकुलेट वो कर देगा आपको, लेकिन उसकी एफईएम टोटल लैग्रांजियन में, ठीक है। बट बोथ द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर अवेलेबल इन कंसोल, मटेरियल वाला भी और स्पेशल वाला, राइट। तो अभी थोड़ी सी आई अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट चीजें चल रही हैं, बट if there are examples in this topic which will come and you'll start getting the hang of it, कि हम लोग अभी जो हमने काम रोटेशन वाला करके देखा था वो एग्जैक्ट चीज हम यहाँ पे करके देखते हैं मैथमेटिकली, एंड we'll see के how we are handling the finite rotations, ठीक है, वो अभी आएगा। तो now we are building towards those measures। तो अभी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने डोमेन्स डिफाइन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल डोमेन है, ठीक है, और एक फाइनल डोमेन ओमेगा नॉट और ओमेगा एक्स। तो एक्स नॉट इज रिप्रेजेंटिंग एट टाइम t equals to 0 and x represents after some deformation at the location x की जो डोमेन बन रहा है ना, वो वाला डोमेन आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम ये बोल रहे हैं कि हमारा कोई भी पॉइंट P है वो आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ u इज एट अ लोकेशन q, सही। और आपका डोमेन जो है ओमेगा नॉट से चेंज होके हो गया है ओमेगा एक्स, और ये जो चेंज आ रहा है ये आ रहा है इस मैपिंग के थ्रू, यानी हम ये बोल रहे हैं कि आपकी ये रिलेशनशिप थ्रू है कि अगर मुझे ओरिजिनल अपनी कॉन्फ़िगरेशन पता है और मैं उस पर ये मैपिंग अप्लाई कर दूं, विच इज एब्स्ट्रैक्ट, वी डोंट नो व्हाट दिस मैपिंग इज, बट ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करूं तो मेरे पास नई ज्योमेट्री पता चल जाए, सही। हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, कंसोल भी ये यूज करता है। कैपिटल कोऑर्डिनेट्स कन्वेंशन जो है दे आर मटेरियल कोऑर्डिनेट्स, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, और स्मॉल एक्स इज फॉर द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स जो कि डिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन है वाली, सही। इस पर्टिकुलर केस में हमारा पॉइंट P जो है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, वो डिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में Q में मूव हो, सही। तो हमारे पास अगर मैं अपनी हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो वी हैव आवर फाइनल कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स प्लस आवर डिस्प्लेसमेंट Q, सही। एंड दिस इज जस्ट रिटन हियर। तो हम लोग एक तो काम ये कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स भी है और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर पॉइंट की अपनी डिस्प्लेसमेंट होगी डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ माय ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज टाइम। यूजुअली टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता इफ यू जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट, बट सॉल्वर्स के अंदर वो चीजों को इंक्रीमेंटली सॉल्व कर रहा होता है, तो it is taking a fictitious time। तो फॉर एग्जांपल आपने जो भी काम करना है वो उस पूरे काम को 1 सेकंड के अंदर करेगा एंड इट विल स्टार्ट सॉल्विंग इट 0.1 सेकंड एट टाइम। तो वो पहले थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा, फिर थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा एंड इट विल कंटिन्यू until the entire deformation is completed, right। there is the first and the most important thing that goes on, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले जब हम पैटर्न मैकेनिक्स देख रहे थे। वो ये थी कि अगर मेरे पास एक छोटी सी लेंथ है dx, d capital X, and this will change to d small x, okay, after my deformation, there is a relationship which relates these two lengths, okay। तो अगर मैं उस relationship को लिखूं, that relationship is dx equals to this partial derivative, vector से vector का derivative हो रहा है, तो this is a gradient of a vector, आपके पास ग्रेडियंट हो रहा है इसका, ठीक है। दिस इज शोइंग कि मैं ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कर रहा हूं, तो दिस वुड बी रिटन लाइक दिस, partial x by partial x I j, and it would turn out to be, अगर मैं इसको partial x1 by partial x1, partial x1 by partial x2, partial x1 by partial x3, partial x2 by partial x1, partial x2 by partial x2, and it goes on like this, and we have partial small x3 divided by partial capital X3. It is like this. So this is your deformation gradient. आप हर स्पेशल कोऑर्डिनेट यानी हर स्मॉल x कोऑर्डिनेट का हर कैपिटल X कोऑर्डिनेट के साथ पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो दिस मींस दैट
my x needs to be a function of capital X. So it could be something as simple as this कि मैं बोल रहा हूँ x1 is equals to capital X1 and x2 is equals to 2x2, which means कि मैं x1 में तो if I have this particular body, तो after deformation मेरी original x1 डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, बट x2 डायरेक्शन जो है स्ट्रेच हो रही है बाय फैक्टर ऑफ 2, तो मेरी बॉडी इनिशियली डिफॉर्म होके यहाँ कहीं पे आ गई. तो दिस पॉइंट हैज नॉट मूव, इस पॉइंट की लोकेशन डबल हो गई, इस पॉइंट की लोकेशन भी डबल हो गई, तो इस पॉइंट पे आ गए. तो दिस इज योर फाइनल डिफॉर्म शेप. सही है, पूरी आपकी फाइनल डिफॉर्म शेप आ गई. तो इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज दिस, और इट कुड इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस लाइक साइन एंड कॉस, जैसे हमने वहां पे कॉम्सोल के अंदर अप्लाई किया था, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की फॉर्म में अप्लाई किया था टू टेक केयर ऑफ रोटेशंस. ठीक है, तो इट कैन बी एनी फंक्शन. सही, उसके रिस्पेक्ट से आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो. Right, so let's just move on and clear this thing because yes, समझ में आएगा. If there is any confusion at any point, please stop me and just let's discuss that. Right, तो हमारे पास सर आप एलिमेंट में जो 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, जो हमारे स्मॉल एक्स है, ओरिजिनल जो एक्स है कैपिटल एक्स है, सर ये मतलब डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री नहीं कि हमारे पास कितने पॉइंट्स मौजूद हैं. इट कैन बी मोर देन 3 और लेस देन. no, these are ओके, कोऑर्डिनेट coordinates. ओके कोऑर्डिनेट. सही, तो दिस जो इट कुड बी लाइक दिस कि आपका ओरिजिनल और फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट हुआ है. ठीक है, तो anything which is defined in the original coordinate system is going to have different coordinates in the final coordinate system. ठीक है, तो these are. सर हम इसको जी सर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास ग्लोबली ये था और लोकली अब ये डिफाइन हो रहा है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं. नहीं, ये दोनों ग्लोबल ही हैं. ठीक है, दोनों ग्लोबल हैं. इसको दो तरह से देखा जाता है. आप देखिए, आपके पास एक बॉडी है विच वाज लाइक दिस, एंड मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज 90 डिग्रीज पे रोटेट होके इस तरह हो गई, तो देयर इज नो स्ट्रेचिंग, इट जस्ट रोटेटेड लाइक दिस. ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहा हूँ, तो लेट्स से कि दिस वाज माय एक्स एंड वाई, तो दिस वाज 0 एंड लेट्स से 2 with respect to this coordinate system. What are these points? ये सेम पॉइंट रोटेट होके कहाँ जाएगा? सॉरी, ये पॉइंट रोटेट होके यहाँ पे आएगा. तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे आपके, so let's say कि this length was 1, तो this same point now comes here and इसकी x डायरेक्शन जो होगी 2 हो गई है और y डायरेक्शन में इसकी लेंथ 1 हो गई है. तो जो ये मैपिंग बन रही है ना, इसकी ये वाली जो मैपिंग बन रही है फ्रॉम 0 to 2 1, ये कंट्रोल ले रही है आपके डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट से. अगर मुझे डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट पता है, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि एक पॉइंट मूव होके कहाँ जा रहा है. तो इसके लिए कोई ना कोई फंक्शन होगा जो इसको डिफाइन कर रहा होगा. कोई ना कोई वो फंक्शन, अभी एग्जांपल आएंगे तो सिंपल फंक्शंस की फॉर्म में देख लें. एंड विल प्रोबब्ली ट्राई टू डू एन असाइनमेंट इमीडिएटली आफ्टर दिस. बनाई हुई है मैंने, मैं आपको देता हूँ, जिसके अंदर देयर विल बी एग्जांपल्स टू आल्सो डील विद दिस, तो थोड़ी सी चीज और क्लियर हो जाएगी. तो डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट जो है आपका, दिस इज ए सेकंड ऑर्डर टेंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, सही, आप अपने स्पेशल कोऑर्डिनेट्स यानी फाइनल कोऑर्डिनेट्स का मटेरियल कोऑर्डिनेट्स यानी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स की फ्लेक्सिबल पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसको मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं. एंड सिंस वी आर डिफाइनिंग आवर स्मॉल x as capital X plus u, तो मैं अगर if I define my f like this, so this changes to capital X by capital X plus right. So let's continue. हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास हम अपनी जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं उसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स प्लस द डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करें, तो आई कैन एक्चुअली जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस पार्शियल डेरिवेटिव ऑन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स एंड u. ठीक, तो पार्शियल कैपिटल X by पार्शियल कैपिटल X will become our identity matrix, because अब हमारा अगर मैं इसको लिखूं तो let me just go ahead and write this partial capital X by partial capital X. This is just going to be 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. ठीक है,
This is our identity matrix, second order identity matrix, सही. और partial u by partial x is a displacement gradient. तो अब तो the same thing can be written in terms of an identity plus the displacement gradient as well. सही. तो ये displacement gradient. Just different ways of writing the same thing. एक चीज की डिस्टिंक्शन हमने करनी कि ये जो हम ग्रेडियंट ले रहे हैं, अभी तक हम ग्रेडियंट की बात करते थे जस्ट एज दिस ऑपरेटर हियर, तो दिस वाज आवर ग्रेडियंट. नाउ वी व्हाट वी हैव इज वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स. सो वी हैव ग्रेडियंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स एंड द फाइनल कोऑर्डिनेट्स. दोनों के रिस्पेक्ट से बात हो सकती है. ठीक है, तो इसका हम इससे ख्याल रखें. और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स जो हैं this partial by partial capital X and final coordinates respect से partial by partial small x की बात है. These are going to be different quantities. सही. Deformation gradient एक चीज हो गई. ठीक. एक ये deformation gradient कर क्या रहा है? If you just look at this, so let me just clear things up here. बहुत ज़्यादा. Let me just clear this. Deformation gradient क्या कर रहा है? It is defining a mapping between a length in the original coordinates to a length in the final coordinates. ठीक है, तो deformation के बाद क्या length में क्या change आ रहा है उसको define कर रहा है. अगर आपकी domain में ये कहना हम कि it is admissible, उसको कहते हैं kinematically admissible domain भी होती है कि उसमें कोई ब्रेक नहीं हो रही, वो कुछ भी नहीं हो रही, 1-to-1 मैपिंग है. यानी डिफॉर्मेशन के बाद एग्जैक्टली एक पॉइंट जो है इट विल बी लोकेटेड एट वन पॉइंट. ऐसा नहीं होगा कि 2-3-4 पॉइंट मर्ज हो गए एक पॉइंट के ऊपर, या एक पॉइंट के ऊपर कोई चीज फ्रैक्चर हुआ है डिवाइडेड इनटू 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स. एक ही पॉइंट दो मुख्तलिफ लोकेशंस होल्ड कर रहा है. इफ इट्स अ काइनेमेटिकली एडमिसिबल फील्ड, यानी कि जो चीज जो एक पॉइंट यहाँ पे है वो दूसरी डोमेन में भी एग्जैक्टली एक ही पॉइंट के ऊपर जाएगा. इफ दिस इज द केस, 1-to-1 मैपिंग है, then this relationship can also be written like this. यानी इसकी inverse relationship भी hold करें. If the inverse relationship holds, that means कि इसका जो determinant है वो zero नहीं है. ठीक है, अगर determinant zero होता है तो फिर आप inverse नहीं ले सकते. तो for 1-to-1 mapping, our determinant of this deformation gradient needs to be more than zero. Determinant को हम Jacobian भी कहते हैं, तो Jacobian is more than zero, right? एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो जो कि एक दो और सब टॉपिक से बाद जाके आएगा कि जो आपका F है, this actually includes deformation as well as rigid body rotations. ठीक है, ये complete transformation कर रहा है. अगर एक वेक्टर है वो सिर्फ रोटेट होके पूरा रोटेट होके वो इस लोकेशन पे आ जाता है, यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, and there is just a rotation involved, then we can have a deformation gradient which defines that. If something is only stretching, then there is a deformation gradient which can define that. अगर कोई combination है तो deformation gradient can also define that. So it's a complete measure of deformation. तो ये एक example आ गई simple सी. एक्सटेंशन हो रही है आपकी एक क्यूब के ऊपर. ठीक है, तो व्हाट वी हैव इज वी हैव अ क्यूब लाइक दिस. इस क्यूब के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3, एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन द क्यूब साइज विल चेंज. तो क्यूब की डायमेंशंस इंक्रीज हो जाएंगी इन ऑल डायमेंशंस. ठीक है, सारी डायमेंशन में क्यूब इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. तो if the cube is increasing, then what we have is we can find out our deformation gradient. There is a well-defined mapping between final and original coordinates. तो इनके derivatives लेना is not an issue. तो आपने partial x1 by partial capital X1 by partial x2 by partial x3 किया हुआ है, नीचे पे small x2 का डेरिवेटिव दिया हुआ है, थर्ड रो में small x3 का डेरिवेटिव दिया हुआ है. small x1 is only a function of capital X1, तो ये दोनों जीरो हो गए. This is lambda x, lambda 1. Same thing second रो में capital X1 capital X2 का कोई फंक्शन नहीं है, small x2, then वो जीरो हो गए, सिर्फ lambda 2 बच गया, थर्ड रो में सिर्फ lambda 3 बच गया. तो this is your deformation gradient. इस deformation gradient का जो डेरिवेटिव है, जो सॉरी
जो डिटर्मिनेंट है दैट इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, सिर्फ डायगोनल है तो डायगोनल की टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द डिटर्मिनेंट। आप पूरा फार्मूला देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू टर्न आउट द सेम। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ f व्हिच इज आल्सो नोन एज द जैकोबियन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर तीनों डायमेंशंस तीनों लैम्डा सेम होते तो दिस वुड हैव बीन अ यूनिफॉर्म एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। नेगेटिव भी हो सकते हैं, इट डज नॉट नीड टू बी पॉजिटिव, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव होना जरूरी नहीं। तो कंट्रैक्शन भी हो सकती है और एक्सपेंशन भी हो सकती है। वॉल्यूम चेंज कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम चेंज हमें पता है, इनिशियल अगर एक छोटा सा वॉल्यूम है, d capital X1, d capital X2, d capital X3, and this changes to d small x1, d small x2, d small x3, हमें इन तीनों की मैपिंग टू द न्यू डिफॉर्म्ड लेंस पता है, ये हमें गिवन है यहाँ। Then I can just plug in the mapping. तो d small x1 is going to be lambda 1 d capital X1. Similarly, this will be lambda 2 d capital X2, lambda 3 d capital X3. सब कुछ plug in कर दें। ये हमें पता है, what is this? This is the Jacobian. सही है ना? Which is the determinant of f multiplied by the original volume. सही है? तो this is actually a very important relation. ये आगे जाके एक अलग से स्लाइड में भी आएगी, but I just want to refer to this here. उधर हम इसको समराइज करके डायरेक्टली लिख देंगे कि आपके पास जो भी डिफॉर्म्ड ज्योमेट्री वॉल्यूम होता है, this is actually just a Jacobian multiplied by the original volume. Why is this important? This is important कि अगर आप किसी भी डोमेन के ऊपर इंटीग्रल ले रहे हैं किसी भी फंक्शन का with respect to the original length, मुझे ओरिजिनल डोमेन एट द स्टार्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आई डू नॉट नो द ओरिजिनल द फाइनल डोमेन। मैं तो भी इनिशियल डोमेन में पता है ना, मुझे फाइनल डोमेन तो पता ही नहीं। तो आई कैन कन्वर्ट दिस इंटीग्रल to an integral over the original domain using this relationship between initial and final volumes. ठीक है, तो मैं अपनी फाइनल डिफरेंशियल वॉल्यूम को इनिशियल डिफरेंशियल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग जैकोबियन ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट। So that is something that is done in the reformulation, which is very later on. अभी कौन से स्ट्रेस स्ट्रेन मेजर से देखना है, राइट? अब हम आते हैं स्ट्रेन्स के ऊपर। स्ट्रेन्स के ऊपर आ गए, एंड वी नीड टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाई डू वी नीड डिफरेंट स्ट्रेन मेजर्स। ये चीज हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो वी जस्ट वांट टू रिवाइज दैट हियर। वो ये है कि हम लोगों का जो स्ट्रेन होता है, अगर हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में आ जाए स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज आपका डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट du by dx। फॉर एग्जांपल हम लोग एप्सिलॉन x को du by dx लेते हुए आर एक्स, बट नाउ वी हैव कैपिटल X एंड स्मॉल x, तो हम किसके सेट से बात करेंगे? Since now we are distinguishing between initial and final configuration, initial and final coordinates, then we need to also distinguish between the derivatives of displacement with respect to initial and final coordinates. तो अगर हम अपने स्ट्रेन्स को मेजर कर रहे हैं with respect to the original domain, original configuration, that's something different. और अगर हम फाइनल स्टेट के रिस्पेक्ट से बात करें, that's going to be something different. ठीक? तो पहला जो स्ट्रेन मेजर हम देखेंगे, that is going to be the Green-Lagrange strain, which is a total Lagrangian strain, which means कि हम उसको original configuration पे मैप करेंगे। We'll talk about the strain with respect to the original domain, and the way we do it वो बिल्कुल सेम है। हम डेल्टा L का कोई मेजर देखेंगे, हम चेक करेंगे कि लेंथ कितनी चेंज हुई है, and will somehow relate it to the original length, and let's see how we do it. तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लेंथ का L2 नॉर्मल एरिया, which means हमने अपने dx को जो फाइनल लेंथ थी उसको स्क्वायर किया और ओरिजिनल लेंथ थी उसको स्क्वायर किया, and this basically means कि हम dx वेक्टर को ट्रांसपोज करके dx से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो this is just going to be like a dot product with itself, और इससे हमारे पास उसके एक स्क्वायर होके वैल्यू आ जाएगी which will be a positive quantity। सही है? तो this is the square of the change in length। ठीक है? and this is written like this, दोनों चीजें हमने लिख दी।
अब हमें पता है कि dx इज इक्वल्स टू f d कैपिटल X, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, इसकी भी हमने बात की, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो द मैट्रिसेस आल्सो स्विच प्लेसेस, so this changes to dx transpose f transpose and we can plug those things here. तो हम क्योंकि हम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाह रहे हैं तो हम अपनी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को ओरिजिनल के रिस्पेक्ट से डिफाइन कर देते हैं। तो हम dx स्मॉल को कैपिटल dx की टर्म में डिफाइन कर, तो हमने ये जो दो डेफिनेशन यहाँ पे निकाली है ये रिप्लेस करा दी यहाँ पे। सो दिस इज दिस वन, और जो स्मॉल dx है वो ये वाला, ठीक हो गया। अब व्हाट वी हैव इज वी हैव, अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं dx ट्रांसपोज कॉमन लूंगा इसमें से, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ सिंगल स्टेप हियर। dx ट्रांसपोज मैंने कॉमन लिया तो दिस चेंजेस टू f ट्रांसपोज f dx माइनस dx, ठीक है, क्योंकि दोनों में लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था तो लेफ्ट साइड पे कॉमन लेके लिख दिया। सेम चीज मैं dx के साथ भी कर सकता हूँ, dx राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं राइट साइड पे बाहर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो जब इसको राइट साइड पे बाहर लेके जाऊंगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी बच जाएगी सर, तो वो आइडेंटिटी ये लिखी हुई। तो वी हैव dx ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय f ट्रांसपोज f माइनस सेकंड ऑर्डर आइडेंटिटी टाइम्स dx। इस चीज की का कोई ना कोई मीनिंग है ना, ठीक है। अब वो मीनिंग क्या है, दिस जो यहाँ पे टर्म ब्रेसेस से हाईलाइट होकर नीचे लिखी हुई है, this represents the ratio of the length change squared, which is this thing, ठीक है। रेशियो ऑफ द लेंथ चेंज, अब किस चीज से रेशियो ले रहे हैं, स्क्वायर्ड ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है आपकी dx, और इसको स्क्वायर कैसे करूंगा मैं, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ स्क्वायर्ड। तो दिस f ट्रांसपोज f minus identity is representing this particular quantity, ठीक है। तो दिस इज a measure of strain with respect to the original length, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट से बात होगी। एंड we will apply this thing to a problem as well in the next slide. इसके अंदर दो चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं। एक चीज डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारे पास टेंसर बन रहा है f ट्रांसपोज f, तो दिस इज f इज आवर डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट, और f ट्रांसपोज f का अपना एक नाम है, this is called the right Cauchy-Green deformation tensor. So these are just names, you don't need to remember them, you can always refer to this, ठीक है। तो जहां पे भी f ट्रांसपोज f आएगा तो this is the right Cauchy-Green deformation tensor। Similarly एक left tensor भी define होगा which will come later on। अब अगर if this is c, then I can replace this c here and whatever is left is c minus i, ठीक है। तो c minus i हमारे पास यहां से निकल के आया, बट अब हमने उसको हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस वी डू टू मैच द इन्फिनिटेसिमल स्ट्रेन। हमारे इन्फिनिटेसिमल स्ट्रेन जो था उसमें एक हाफ का फैक्टर आ रहा होता था, इफ यू रिमेंबर, u1 by x2 and we had u2 by x1 something like this, ठीक है। और इसको ij की फॉर्म में अगर लिखते हैं हम, और तो we can arrive at the same result every time, so we can say this is j and this is I, और जब ij सेम है तो we arrive at normal strains, और जब ij different होता है we arrive at the shear strains. In order to get the same infinitesimal strains when our deformation is small, this works for large deformation as well as small deformation, ठीक है। जब small deformation होगी तो इसके results आपके infinitesimal strains से मैच करने लगेंगे, उसको मैच कराने के लिए यहाँ पे हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया। This does not directly come from the formula, ठीक है। जो हमने जो ऊपर डेरिवेशन की उससे निकल के आया, we did this to ensure compatibility with small deformation problems, right। ये चीज हो गई। प्रॉपर्टीज ये स्ट्रेन टेंसर की क्या है, दिस इज सिमेट्रिक, ठीक हो गया। हमारे पास जब भी आप किसी वेक्टर किसी भी टेंसर को f इज नॉट सिमेट्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल f सिमेट्रिक नहीं होता, f बिल्कुल अनसिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, बट इन जनरल इट इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन अगर किसी भी अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप उसके ट्रांसफॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे,
it becomes a symmetric matrix. So F transpose F is symmetric. ठीक है, तो this thing C is symmetric और उसमें से मैंने identity को minus किया which is also symmetric. So the result is a symmetric tensor. Right. अगर आपके पास सिस्टम में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि आपके पास xi is equals to capital Xi आ रहा है, where I can be 1, 2, 3, then your F is identity, second order. दो लाइनों का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर की बात होगी, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. If F is identity, then F transpose F is also an identity, and E becomes half identity minus identity, which becomes 0. ठीक है, अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही तो आपका ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन जो है वो 0 निकल के आ रहा है एज इट शुड. ठीक है ना, 0 आ रहा है. ये क्या हुआ? ये हुआ कि हमने अपने जो हमने डिफाइन किया था अपना स्मॉल x को एज कैपिटल X प्लस u. ठीक है, सो वी डिफाइंड अवर f which was small d x by partial small x by partial capital X was identity plus, या फिर इसको हम अगर ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखते हैं, रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स x का x वेक्टर का हमने ग्रेडियंट लिया हुआ है, दिस इज आइडेंटिटी प्लस this becomes the original configuration gradient of the u vector. सही. अगर मैं अपने f ट्रांसपोज f को इससे रिप्लेस कर दूं, f वेक्टर को अपने ओरिजिनल के फॉर्मूले में आ रहा है वेक्टर्स, तो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मुलेशन, दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इसको मैं इनफैक्ट करके दिखा सकता हूं आपको. तो हमारे पास E का फॉर्मूला जो था इट वाज हाफ f ट्रांसपोज f minus I. ठीक है, and we are saying that f is equals to 1 plus u. ठीक है, this is a tensor, this is a tensor, this is a vector, this is a vector, so overall this is a second order tensor. f आ गया तो f का ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो this identity का ट्रांसपोज is going to remain identity और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा. तो अब मैं अगर f ट्रांसपोज f मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज 1 प्लस ग्रेडियंट ऑफ u का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रेडियंट ऑफ u. ठीक है, तो दिस इज 1 इज एक्चुअली आइडेंटिटी. ठीक, दिस टर्न्स आउट टू बी 1 व्हिच इज सेकंड ऑर्डर आइडेंटिटी plus gradient of u plus gradient of u का transpose plus gradient of u multiplied by gradient of u का transpose, and E is equals to half f transpose f minus this identity. So this cancels with this, and whatever is left is our green Lagrange string. ठीक है, अब इसमें से there is a very important result that we need to talk about. And जिस थर्ड टर्म हमारे पास आ रही है, दिस थर्ड टर्म इज एक्चुअली व्हाट इज कॉजिंग द नॉन लिनियरिटी, बिकॉज उसमें u का स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, आप ग्रेडियंट को ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करा रहे. अगर आपके पास डिफॉर्मेशन बहुत कम है, देन दिस हायर ऑर्डर टर्म जो है, दिस अप्रोचेस 0. ठीक है, एंड अगर बहुत कम आपके पास डिफॉर्मेशन होगी, और फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन योर E becomes, this is only true for small deformation, it becomes something like this, which is actually a measure of the, this is our engineering strain. अगर मैं इसको वन डायमेंशनल के लिए लिखूंगा तो this becomes partial u I by partial xj plus partial uj by partial xi जो हम ट्रांसपोज कर रहे हैं. तो this is the same thing as in engineering strain. So for small deformation our green Lagrange strain converts to the engineering strain. ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डिफाइन हुई है पूरी बात.
ठीक हो गया। फॉर रिजिड बॉडी रोटेशन हमारा जो है वो ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन 0 होगा और इंजीनियरिंग स्ट्रेन 0 नहीं होगा। दिस वी नीड टू एक्चुअली टॉक अबाउट। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करना है। वो एग्जांपल ये है कि हमने एक डिफॉर्मेशन फील्ड एज्यूम कर ली कि हम फाइनल कोऑर्डिनेट्स को कह रहे हैं। जो हमने कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्लम सॉल्व की थी ये सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उधर हमने अल्फा को 1 रेडियन डिफाइन कर दिया था, इधर हम डिफाइन नहीं करें, लीव इट एज अल्फा। दिस इज आवर फाइनल coordinates, small x1, x2, x3 in terms of capital X1, x2, x3. Based on this, we can actually calculate the deformation gradient. ठीक है, तो small x1 का derivative with respect to capital X1 is written here. So this is partial x1 by partial capital X1. This is partial x1 by partial capital X2. वो यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है। ये और सेम थिंग नीचे भी की हुई है और थर्ड लाइन में भी की हुई है। x3 है ही नहीं तो 0 0 आ रहा है, और फाइनल में only x3 is there तो 0 0 1 है। सही, this is our deformation gradient. This case is a case of pure rigid body rotation, कोई stretching involved, सिर्फ rotation। सही, तो हमारे पास deformation gradient आ गया। F transpose F करना था वो करके देख लें। You can multiply it, you will get to apply the sin square plus cos square formula. You can arrive at F transpose F equals to the identity matrix. आप multiply करके देखिए, you will get to this. इसमें आपको जाहिर है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये आ गया अगर F ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, हमने अभी देखा था। तो दिस एक्चुअली मींस कि जब आप दिस इज आवर आइडेंटिटी माइनस करेंगे, यू एंड अप विद E इक्वल्स टू 0। सही, ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन रिमूव्स द रिजिड बॉडी रोटेशन बिफोर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन्स। कोई भी अगर बॉडी में अगर दोनों काम हो रहे होंगे तो जो रोटेशन का इफेक्ट है, this measure of strain is going to not take care of that when calculating strains. वो सिर्फ stretching और shearing के effect को account करेगा while it is calculating the strain tensor. That is why we use this in large deformation problems. Engineering strain में क्या होगा? Engineering strain में हम पहले हम normal में definition होता है partial का partial x करना है, तो let's just talk about u1, u2, u3 को final coordinate में से original minus करा दिया, ठीक है। तो we have x cos alpha minus x2 sin alpha minus x1, तो वो minus x1 ये रहा। सिमिलरली सेकंड वाले में minus x2 करना था तो minus x2 यहाँ पे आ गया, और x3 was capital X3 तो u3 becomes 0, ठीक है। तो engineering strain अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which was gradient of u plus gradient of u transpose, you actually end up with some values of strains. आपके पास जो engineering strain है वो कोई ना कोई रिजल्ट निकाल के देगा, वो 0 नहीं होगा, and that is going to be significant, ऐसे छोटा नहीं होगा। तो for example let's assume कि आपके पास ये क्वांटिटी जो cos alpha निकल के आ रहा है, this is 0.1, this is 0.1, I'm just assuming, ठीक है। That means that this quantity is going to be 0.9, the पूरी point 0.9 strain का मतलब है 90% stretch की बात कर रहे हैं in x and y direction, या फिर compression अगर negative है तो that is very very high. This is not something we deal with. हम लोग normally बात करते हैं when we say small deformation problems, we talk about strains which are less than 0.2% normally, ठीक है। 0.002 से छोटे strains की बात कर रहे हैं, जैसे हम इससे ज्यादा जाते हैं 0.03, 0.05 से ज्यादा तो we start seeing a very large difference, but normally 0.02, 0.025 इस रेंज में अगर आपका स्ट्रेन है तो आपके सारे स्ट्रेन मेजर्स तकरीबन सेम रिजल्ट दे रहे हो। As you start increasing the strain, आपके पास डिफरेंस आना शुरू हो जाता है between ग्रीन लैग्रांज and engineering strain and the next one that we'll talk about, which is Elmancy strain, अभी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमने नोट की वो ये कि हमने ये चीज कॉन्सोल में भी देख ली थी और हमने यहाँ पे मैथमेटिकली भी देख ली कि engineering strain which we have been dealing with before in linear elastic problems and in basic mechanics of materials does not work in large deformation problems. So we needed new measures and we have found one of those measures, which is the Green-Lagrange strain. ठीक है। एक और मेजर है स्ट्रेन का which is calculated in the final geometry, updated Lagrangian formulation which is used होगा, that is
एंड एल्मांसी स्ट्रेन टेंसर, ठीक है। एल्मांसी स्ट्रेन टेंसर अप्रोच बिल्कुल सेम है, वही काम हम कर रहे हैं, लेंथ चेंज निकाला, उसी तरीके से डिफाइन किया, बट नाउ वी वांट द रिजल्ट टू बी इन टर्म्स ऑफ द फाइनल कोऑर्डिनेट्स, सो वी विल यूज दिस रिलेशनशिप। सही है, ये रिलेशनशिप यूज की तो D कैपिटल X ट्रांसपोज बिकम्स DX ट्रांसपोज F ट्रांसपोज का इनवर्स माइनस T लिख दें या फिर T का -1 लिख दें, whatever you feel like it, ठीक है। प्लग एवरीथिंग इन, डू द सेम सेपरेशन, लेफ्ट वाली चीज को कॉमन लेने, राइट वाली चीज को कॉमन लेने, वी एंड अप विद दिस पर्टिकुलर मेजर व्हिच इज a similar sort of definition है इसकी। वो definition क्या है? This is the ratio of the length change, ये जो चीज है, with respect to the deformed length squared, यानी कि this d small x transpose times d small x, this is the square of the deformed length, which is मतलब कि जो हम यूक्लिडियन लेंथ जो डिफाइन करते हैं वही चीज की हुई है, उसका स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। हम F ट्रांसपोज F डिफाइन कर रहे थे which was the right Cauchy-Green tensor, अब हमारे पास F ट्रांसपोज आ गया, this is the left Cauchy-Green deformation tensor। इसका इनवर्स यूज हो रहा है हमारे पास यहाँ, ये नहीं यूज हो रहा है, इसका इनवर्स यूज हो रहा है, ठीक है। इनवर्स में भी देखें आपके पास वो चेंज हो रहा है, तो अगर if your B is equals to F transpose, then B inverse is equals to F transpose का इनवर्स multiplied by F का इनवर्स। क्यों? तो अगर B -1 करूंगा तो what would happen? It would be F transpose something like that. So this will become an identity and then these two will also become an identity, ठीक है। तो उनका ऑर्डर भी चेंज करना पड़ता है जब भी आप इन्वर्स करते हैं, ठीक है। इसमें कोई नई चीज नहीं थी, बस हमने सिमिलर काम किया है जो हमने ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन टेंसर में किया था। द ओनली थिंग दैट वी हैव डन इज दैट वी हैव taken our reference length to be the final length instead of the original length. ये काम हम small deformation में नहीं करते, we just used to talk about delta L upon L, but now that L has two different values, initial and final, ठीक है। तो अब हम दो different strains define कर, right? जो आपका Elmancy strain है या Eulerian strain है, this is also symmetric. This will also approach engineering strain when we have very small deformations. इसको भी आप उसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं भी इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा कैसे क्या, बट इट्स द सेम थिंग। वी स्टार्ट विद x is equals to capital X plus U, but now we need to define capital X in terms of small x, right? इस तरीके से डिफाइन करना है, तो partial capital X by partial small x is equals to I minus partial U by partial small x, और इसको ग्रेडियंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, एंड देन वी रिप्लेस दिस इज F इनवर्स, सही है ना। तो आप इसको एंड यू प्लग एवरीथिंग इन, यू एंड अप विद द सेम रिजल्ट। जिस तरीके से हमने उसमें ग्रीन लैग्रांज में देखा था उसी तरीके से इसमें भी देखना पड़ेगा। हाउ डू वी रिलेट द टू, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो हम दोनों को आपस में कैसे रिलेट करेंगे, ग्रीन लैग्रांज और एल्मांसी स्ट्रेन को। तो हमारे पास जो ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन है दैट इज हाफ F ट्रांसपोज F माइनस द आइडेंटिटी, और E स्मॉल e इज इक्वल्स टू हाफ आइडेंटिटी माइनस F इनवर्स ट्रांसपोज F इनवर्स। तो मैं अगर E को F ट्रांसपोज से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दूं और F से राइट साइड में मल्टीप्लाई करा दूं, देन आई एंड अप विद हाफ F transpose F minus F transpose inverse, and we have F inverse and F. So this leads to an identity. This leads to an identity, and we end up with half which is basically our capital U. So the point here is, which is important to note, is कि आपके जो strain measures हैं वो you can calculate one from the other. This means कि आपका FEM की formulation हो सकता है ग्रीन लैग्रांज strain के
हिसाब से रिव्यू फॉर एग्जांपल COMSOL यूजिंग ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन, ठीक है, टोटल लैग्रांज फॉर्मेशन में कर रहा है एंड इट यूजेस द ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन टेंसर इन इट्स वीक फॉर्मुलेशन, तो उसके जो वीक फॉर्म बनी हुई है वो इसकी फॉर्म में बनी हुई है, बट दैट डज नॉट मीन कि आई कैन नॉट एक्चुअली कैलकुलेट द ऑयली स्ट्रेन्स इन COMSOL, आई कैन सी द स्पेशियल स्ट्रेन्स इफ आई वांट। और क्यों, वो कैसे करेगा, इट नोज हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जैसे कि हमने अभी देखा था, ठीक है, तो इट्स नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, ऐसा नहीं होता कि अगर मुझे एक चीज में मैंने सॉल्व कर लिया मैं दूसरी चीज नहीं निकाल सकता, वी कैन ऑलवेज गो फ्रॉम वन टू द अदर, ठीक हो गया। एग्जाम्पल है, ये थोड़ी सी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, बट लेट अस जस्ट सी के क्या हो रहा है। हमारे पास एक अनडिफॉर्म यहाँ पे एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ जो है 1.5 है और हाइट 1, ठीक है, तो दिस अनशेडेड वन, ये वाला पूरा पार्ट है, दिस इज अवर अनडिफॉर्म एंड इट इज डिफॉर्म टू दिस शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट है इसमें दो काम हो रहे हैं, एक स्ट्रेचिंग हो रही है एंड देन रोटेशन भी हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि दिस ओरिजिनल शेप is stretched to from 1.5 to 2 units, कोई भी यूनिट हो सकते हैं, we are not concerned about the exact units, so 1.5 units से 2 units पे जा रहा है, ठीक है, हाइट इसकी 1 यूनिट से 0.7 यूनिट्स पे रिड्यूस हो रही है, ठीक है, तो इस बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ पे आ रही है which is like this, and then we are rotating this intermediate shape to the final shape, ठीक है, तो 90 डिग्रीज की रोटेशन भी होगी, तो पहले स्ट्रेच कर रहे हैं फिर रोटेट कर, आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप पहले रोटेट करके फिर स्ट्रेच कर दें, एंड दिस एक्चुअली मीन्स समथिंग, ये जो स्ट्रेच और रोटेट की टर्म्स हैं, आई पुट इट हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू लेटर ऑन डिवाइड अवर डिफॉर्मेशन टेंसर इनटू स्ट्रेच एंड रोटेशन, हम करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट्स। तो खैर अभी हमारे पास ये एग्जांपल है जिसके अंदर ये काम हो रहा है। अब इन्होंने इस एग्जांपल को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ finite element, so they're saying that this is a finite element which rotates, which changes to something like this, तो दोनों finite elements के अंदर जो मैपिंग हुई है कोऑर्डिनेट्स की, वो उन्होंने जो हम बाई यूनिट डोमेन डिस्कस किया था इन आइसोपैरामेट्रिक एलिमेंट SNT कोऑर्डिनेट्स, उसकी फॉर्म में किया हुआ है, तो वी हैव आवर कैपिटल X एंड कैपिटल Y इन टर्म्स ऑफ SNT एंड स्मॉल x एंड स्मॉल y इन टर्म्स ऑफ SNT, ठीक है। हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल X वेक्टर डिफाइन करते हैं, दिस इज एक्चुअली कैपिटल X एंड कैपिटल Y, एक S वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं व्हिच इज SNT कोऑर्डिनेट्स, एक स्मॉल x वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं व्हिच इज स्मॉल x एंड स्मॉल y, ठीक। अब मुझे निकालना है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट। डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट क्या होता है, डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट इज d of the x vector, small x vector, spatial coordinates with respect to the partial lengths को partial by partial capital X, यानी material coordinates के respect से। Since both of these are defined in terms of S and T, so I can choose a chain rule and write it like this. So I can say this is with respect to S, इसका अगर मैं gradient निकाल लूँ और फिर S का with respect to material coordinates निकाल लूँ, that would work. This is how it's done in finite element models. ठीक है, ये काम पूरा हुआ भाई यहाँ पे, देयर इज नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन, हम ये वाली रिलेशनशिप इजीली निकाल सकते हैं, तो वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड ट्राई दिस थिंग। तो अगर हम बोलें कि हम अपना पार्शियल कैपिटल X बाय पार्शियल स्मॉल s निकालें, तो पहले मैं कैपिटल X रिस्पेक्ट टू S करूंगा, फिर कैपिटल X रिस्पेक्ट टू P करूंगा, फिर कैपिटल Y रिस्पेक्ट टू S करूंगा, फिर कैपिटल Y रिस्पेक्ट टू P करूंगा, ठीक, दिस इज व्हाट वी वांट। तो X रिस्पेक्ट टू S इज 3/4, रिस्पेक्ट टू T इज 0, और Y के लिए रिस्पेक्ट टू S इज 0 एंड रिस्पेक्ट टू T इज हाफ। सेम काम हम स्मॉल x के लिए भी कर सकते हैं, तो पार्शियल स्मॉल x बाय पार्शियल S वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 -0.35 एंड 1 एंड 0। इसमें उल्टा हो रहा है कि इसका x जो है वो t का फंक्शन है और y जो है वो s का फंक्शन है। Then we can just go ahead and calculate this. If you remember, हमने आइसोपैरामेट्रिक एलिमेंट्स में कहा था कि जो ये ग्रेडियंट निकलता है ये इन्वर्टेबल होता है क्योंकि 1-to-1 मैपिंग है ना। तो अगर आपने पार्शियल x बाय पार्शियल s निकाला है इस तरीके से, तो पार्शियल s
बाय पार्शियल एक्स जो होगा वो इसका इनवर्स होगा, ठीक है। ऑन सिंस दिस इज ओनली डायगोनल टर्म तो इसका आप डायरेक्टली इन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी 4/3,002, ठीक है, ये काम होगा। एंड दिस इज डायरेक्टली रिटन, तो पार्शियल स्मॉल एक्स बाय पार्शियल एस हमने लिख दिया और पार्शियल एस बाय पार्शियल एस जो हमने इन्वर्स से निकाला था वो हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई करा दिया तो गेट एफ आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैन वी वेरीफाई वेदर दिस इज ऑलराइट, can we verify that this deformation gradient actually gives us the correct deformation from this to this, ठीक है, that is something which we need to understand, ठीक है। तो एक इसका तरीका क्या हो सकता है, and this is something which you should try, ठीक है, इसको प्लीज करके देखिएगा। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे होगा कि अगर मैं इनमें से कोई भी एक लाइन ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई पिक दिस लाइन, बुक के अंदर ये चीज स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ यू रीड द बुक कैंडस, ये वहीं से मैंने चीज पिक की है। तो इफ यू पिक दिस लाइन, तो ये जो कोऑर्डिनेट है दिस इज 0 इन द वाई डायरेक्शन एंड 1.5 इन द एक्स डायरेक्शन, तो जो वेक्टर बन रहा है दिस इज 1.5 एंड 0, दिस पॉइंट राइट हियर। इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म कराऊं विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर माय डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट इज, व्हाट शुड आई गेट, दैट्स द क्वेश्चन। मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये जा कहां रहा है, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। इसकी फाइनल शेप क्या बन रही है, इसकी फाइनल शेप बन रही है व्हेन यू रोटेट दिस थिंग 90 डिग्रीज इट एंड्स अप हियर, ठीक है। 0 इसकी जो फाइनल लेंथ बनेगी ना, इसकी लेंथ बनेगी एक्स में 0, लोकेशन इसकी एक्स में 0 हो जाएगी बिकॉज दिस वर्टिकल लाइन, इन वाई में जो इसकी लेंथ बनेगी दैट इज गोइंग टू बी 2, so you can actually go ahead and try this thing, should work, right? So let's move on, ठीक है। तो हमारे पास f आ गया, and the next thing that we need to do is we need to calculate the green Lagrange strain। green Lagrange strain निकालने के लिए we just have the direct formula f हमने निकाला, we can plug everything in and we can calculate the green Lagrange strain, and this has some meaning now। ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन ये बोल रहा है कि कैपिटल x1 डायरेक्शन के अंदर आपके पास टेंशन हो रही है, ठीक है, कैपिटल x1 डायरेक्शन के अंदर आपके पास टेंशन हो रही है, व्हिच मींस कि अगर मैं बॉडी को ओरिजिनल शेप में देखूं, बॉडी के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, बॉडी ओरिजिनली किस तरह थी, बॉडी ओरिजिनली इस तरह रखी हुई, एंड दिस इज योर xy। हम ये कह रहे हैं कि जो बॉडी की ओरिजिनल x डायरेक्शन थी उसमें स्ट्रेच हो रहा है, टेंशन हो रही है, यानी बॉडी की ओरिजिनल एक्स डायरेक्शन ये वाली ओरिजिनल, अगर मैं डायरेक्शन देखूं बॉडी को रोटेट हो गई, और बॉडी की जो ओरिजिनल वाई डायरेक्शन थी उसमें कंप्रेशन हो रही है क्योंकि ये 1 से रिड्यूस होकर 7 पे आ गया, तो 0.7 पे आ गया। तो दिस इज व्हाट द ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन टेंसर एक्चुअली मींस, कि जो बॉडी की ओरिजिनल ओरिएंटेशन थी इन द XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके रिस्पेक्ट से बॉडी में क्या टेंशन और कंप्रेशन हो रही है। This is a very important point which we need to understand, ठीक है। अच्छा, टाइम भी खत्म हो रहा है, let's just rejoin and continue from there। ओरिजिनल चाहिए, ऐसी बात है, बगैर तो ओरिजिनल तो पे घर पर ही है, ये रहा ओरिजिनल, ये रहा, सॉरी। Right, so let's continue। हमने ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन निकाल लिया। ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन हमें ये शो कर रहा है कि इन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं बॉडी को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ तो एक्स डायरेक्शन के अंदर टेंशन हो रही है और वाई डायरेक्शन के अंदर कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि हम अभी देख रहे हैं बॉडी की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर व्हिच वाज बिफोर द रोटेशन, ठीक। अब अगर हम सेम काम इस बॉडी के लिए करें एंड वी कैलकुलेट द एल्मांसी स्ट्रेन व्हिच इज द ऑयलियन स्ट्रेन, फाइनल डिफॉर्मेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर we calculate the same thing and what we find out is कि आपके पास जो एल्मांसी स्ट्रेन आ रहा है उसके अंदर कंप्रेशन इन द xy डायरेक्शन आ रही है और टेंशन इन द x2 डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो how does this actually compare, how do the two compare, देखें आप हो क्या रहा है।
दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा सा ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज पे फोकस कीजिएगा, दिस इज गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर क्या चाहिए। दोनों सेम स्ट्रेन मेजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट टेंशन और कंप्रेशन की डायरेक्शंस के जो के ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहे हैं। एक मुझे इस शेप की टेंशन और कंप्रेशन बता रहा है और एक मुझे इस शेप की टेंशन और कंप्रेशन बता रहा है। दोनों का एक्स और वाई की डायरेक्शंस यही है, ठीक है, बट हम इसके साथ अनडिफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं और इसके साथ डिफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, डिफॉर्म्ड ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। हमारा ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन टेंसर हमें ये बता रहा है कि इफ आई लुक एट माय बॉडी इन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, my x direction has increased and my y direction has reduced, ठीक है, इसमें रिडक्शन आई है और इसमें इंक्रीज आया है। मेरा एलमांसी स्ट्रेन मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास मेरे फाइनल जो मेरी डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरे पास y डायरेक्शन में टेंशन आ रही है, यानी इसमें एक्चुअली इंक्रीज आ रहा है, और x के अंदर मेरे पास कंप्रेशन आ रही है। तो चीजें रिवर्स हो गई बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री रोटेशन। अगर ये 90 डिग्री नहीं होती ना तो इतना क्लियर डिस्टिंक्शन हमें नजर नहीं आता। 90 डिग्री का केस बुक में इसीलिए कंसीडर किया हुआ था ताकि हम इस चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास टेंशन और कंप्रेशन स्विच इसलिए हो रही है क्योंकि हम एक चीज को ओरिजिनल पोजीशन में देख रहे हैं, एक को फाइनल पोजीशन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल में हमारे पास टेंशन इज इन एक्स डायरेक्शन और फाइनल में टेंशन इज इन दी वाई डायरेक्शन। वैल्यूज अलग हैं बिकॉज हमने जो लेंथ के रिस्पेक्ट से स्ट्रेन निकाला है वो दोनों चेंज है, लेकिन टेंशन और कंप्रेशन से हम एक्चुअली डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं दोनों, ठीक। अगर कोई भी और एंगल होता फिर हम ये डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज जस्ट से। अब तीसरा स्ट्रेन जो हमने देखा अभी तक दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अगर हम सेम चीज को इंजीनियरिंग स्ट्रेन करें, engineering strain हम निकालते हैं, engineering strain gives us completely wrong results. It tells us कि there is shear going on in the body, उसने shear component भी निकाल दिया और वो x और y दोनों के अंदर compression show कर रहा है and the strains are a lot more than the actual strains, ठीक है। हम इसमें देखते हैं हमारे पास कितना strain आ रहा था, around 39% and 25% engine हमारे पास लैग्रांजियन स्ट्रेन आ रहा था। हमारे पास जो ऑयलरियन स्ट्रेन आ रहा था या एल्मांसी स्ट्रेन आ रहा था वो 50% and 22%। हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो आ रहा है दैट इज 100% कंप्रेशन इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शंस, एंड 32% शेयर इन द बॉडी। आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो है आपको बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेसेस प्रेडिक्ट करेगा एज कंपेयर टू योर लार्ज डिफॉर्मेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब भी हमारे पास रोटेशन का कहीं भी फैक्टर आएगा तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ लार्ज डिफॉर्मेशन। आपको नॉन यूनिट ज्योमेट्री कंसीडर करनी अगर रोटेशन आ सकती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दिस इज जस्ट समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ। और ये डिस्टिंक्शन अब हमें होपफुली समझ में आ गई है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन डज नॉट वर्क whenever finite deformations and finite rotations are involved. Infinitesimal अगर नहीं है तो we have to avoid engineering strain altogether, ठीक। एक चीज हमारे पास सिर्फ रह गई है with respect to our deformation measures and that is polar decomposition. Polar decomposition यही चीज है जो कि हमने यहाँ पे देखी थी ना, this particular thing, कि कोई भी डिफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है जहां से फॉर एग्जांपल आई हैव अनडिफॉर्म टू डिफॉर्म, ठीक है। एक हमारे पास मैपिंग हो रही है फ्रॉम अनडिफॉर्म टू डिफॉर्म, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एवरी टाइम देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, ठीक है। वन विल बी अ शेप चेंज, स्ट्रेचिंग शेयरिंग का फैक्टर होगा, एंड वन विल बी अ रोटेशन, ठीक, प्योर रोटेशन, ठीक है। तो आप हमेशा किसी भी डिफॉर्मेशन को एक प्योर रोटेशन में और एक डिफॉर्म और एक एक्चुअल शेप चेंज में डिवाइड कर सकते, ठीक है। ये जो डिकम्पोजिशन है इस डिकम्पोजिशन को हमें देखना है। डिकम्पोजिशन किस तरीके से हो रही होती है कि आप दो काम कर रहे होंगे और वो अगली फिगर से समझ में आएगा कि हमने फॉर एग्जांपल इस स्टेट से इस स्टेट तक पहुंचे, ठीक है। वी स्टार्ट हियर एंड वी गो हियर।
अब इसके अंदर एक रोटेशन भी इन्वॉल्व है बिकॉज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटिंग, बट आपकी शेप भी चेंज हो रही है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन इज आल्सो देयर, ठीक। तो यू हैव टू रूट्स, आइदर आप पहले रोटेट करा लें, तो हमने ये रोटेट कर लिया और उसके बाद उसको स्ट्रेच कर दें, या फिर आप पहले शेप चेंज कर लें और फिर रोटेट करा लें, बोथ वर्क, ठीक है। तो आपके पास जो पोलर डिकम्पोजिशन है दो तरह से होती है। This q vector is the rotation vector, and then you have left and right stretch tensors. So this is a right stretch tensor and this is the left stretch tensor. अब ये how does this work? So this works like this. तो अगर मेरे पास एक original length है, उससे मैं final length निकालना चाह रहा हूँ, so I can write f in terms of this. So I can say something like this. I can say f is equals to qu. First this will be solved. तो पहले वो आपकी लेंथ को स्ट्रेच करेगा, तो it is going to generate some intermediate length here, and then it is going to transform this thing by rotating it. तो इसको बाद उस पर सेकंड जो ऑपरेशन लगेगा वो रोटेशन लगेगा। तो ऑपरेशन राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले स्ट्रेचिंग हो रही है फिर रोटेशन हो रही है। सेकंड केस में जो दूसरा वाला केस है उसके अंदर पहले रोटेशन हो रही है फिर स्ट्रेचिंग हो रही है, बोथ यील्ड अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम चीज आएगी। बट इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज सम थिंग्स दैट वी नीड टू डू। दिस इज एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हुए हैं, जैसे हमें लिखा हुआ भी है, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी डू इन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, दिस इज रिटन हियर, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए जो काम करते हैं और प्रिंसिपल डायरेक्शंस के लिए जो काम करते हैं, दिस इज अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग, बट हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते थे, दैट वाज प्योरली अ स्ट्रेच टेंसर, प्योरली अ स्ट्रेच टेंसर। We did not talk about rotations because हम उसमें कह रहे थे this is infinitesimal and we assume that there are no rotations involved, तो हम सिर्फ उसमें स्ट्रेच निकाल देते थे। अब हमने वही काम करना है, but we are also talking about rotations as well, ठीक। तो इसको निकालने के लिए जो हमारे पास तरीकेकार है वो ये है कि हमें अपना जो राइट और लेफ्ट कॉशी ग्रीन डिफॉर्मेशन टेंसर था उससे स्टार्ट करना पड़ेगा और उसकी हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। आई शो यू एग्जैक्ट प्रॉब्लम कि हमने इसको पूरा मैंने पाइथन पे किया हुआ है, एंड आई शो यू हाउ टू डू दिस एंड आई थिंक आई हैव रिटन इट समवेयर, या आई हैव रिटन इट समवेयर। मैटलैब में फंक्शन होता है आइगन वैल्यू का, it will give you the matrix of eigenvectors as well as the eigen matrix of eigenvalues themselves, ठीक है। तो इस चीज को हम मेरा ख्याल ये है कि इसको हम ये होल्ड करते हैं एंड लेट्स डू दिस नेक्स्ट टाइम अराउंड, और क्योंकि मैथ्स वाला काम काफी हो गया, लेट्स डू दिस पोलर डिकम्पोजिशन नेक्स्ट टाइम अराउंड। आई शो यू द पाइथन पार्ट और एंड देन विल टॉक अ बिट मोर अबाउट COMSOL, ठीक है। COMSOL में कुछ एक दो फीचर्स देख लेते हैं जस्ट टू चेंज आवर speed a little bit। काफी देर से हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो let's just switch gears। I'll talk about a little bit about how I solved this eigenvalue problem। मैं जैसे eigenvalue problem वाली चीज बताना चाह रहा हूँ आपको ताकि आप लोगों को थोड़ी familiarity हो जाए उस चीज से। And I'll bring my Python here and go to the FLA। I'll just show you। Okay, this is actually a very decent way to do things। It has a very good visualization और चीजें बहुत खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट हो रही होती हैं, much better than MATLAB। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम की बात करेंगे, I'm not going to get into this कि हमारे पास ये जो पोलर डिकम्पोजिशन कैसे आ रही है। I'll assume कि हम ये C मैट्रिक्स निकालें which is F transpose F, but eigenvalue problem there is a library in Python called NumPy। NumPy is short for numerical Python, and this has functions which add matrix and linear algebra functionality to Python, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के लिए जो फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, this np.linearalgebra.eigen, मुझे नहीं पता था, I just googled it and I searched NumPy eigenvalue problem, it gave me this function।
you just need to provide it your matrix. ठीक है, मैट्रिक्स को numpy के अंदर एज एन एरे डिफाइन किया जाता है. अगेन आप इसको MATLAB में करेंगे, you will approach the problem a very similar way. I'll show you the MATLAB part as well in a bit. तो इससे जो रिजल्ट निकल के आते हैं, it gives us two things. आपको वैल्यूज भी देगा, वेक्टर्स भी देगा. ठीक, तो उससे मुझे आइगन वैल्यूज दे दी और आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स भी दी. ठीक है, I can show you the exact same thing to do in MATLAB as well. So I'll just define some random matrix, and so that you have an idea of when you do this yourself. Let me just define something which I'm sure is not singular. This side is सब कुछ सही है. तो what I want to do is I want to calculate the eigenvalues of this thing. I'll give it two vectors, sorry, two variables. दो variables में MATLAB में आउटपुट लेने का तरीका होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों variables को डिफाइन करते हैं, कॉमा सेपरेटेड. We give it the function name and we provided the matrix जिसकी मुझे eigenvalue problem solve करनी है. I just run this thing, it gives me two things. D matrix is the matrix of the eigenvalues. ठीक है, हमारे पर्टिकुलर केस में जो चीज हमें रिक्वायर्ड है वो इसका स्क्वायर रूट है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा बाद में, बट eigenvalue problem सिंपली यही थी. And it gave me a matrix of the two eigenvectors. तो पहला eigenvector ये वाला है, left first column, और second eigenvector is the second column. ठीक, अगर हम एक चीज करके देखेंगे, मैं V multiplied by V transpose multiplied by A multiplied by B करूँ, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा. What did it give me? It's not giving me something exactly the same. I'll need to see this. This should give me the exact same thing. I need to check this thing. आपके पास जो भी आइगन वेक्टर्स निकल के आते हैं, आइगन वेक्टर्स से we can actually आइगन वेक्टर्स are supposed to give us the आइगन values if we just multiply our matrices directly. तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, but there is some sort of error coming up. तो ये एरर क्यों आ रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा. तो मेरे पास V मैट्रिक्स था जो कि मेरे आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स था. अगर हम अपना आइगन वेक्टर्स के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड से अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, इट शुड लीड टू माय आइगन वैल्यूज. तो मेरे पास यहाँ पे आइगन वैल्यूज जो थी 2.12 माइनस 6.12 थी, वो आ रही है 2.12 6.12, बट आई एम आल्सो गेटिंग दिस 0.5 एंड 1.44 here which I am not sure क्यों आ रहा है, देखना पड़ेगा. There is some sort of error in this particular case I guess. तो but this problem itself is very straightforward in MATLAB. ठीक है, आपको ये जो प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना पड़ रहा है, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, तो हम एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ. आपको हमें क्या करना पड़ता है, हमें सी मैट्रिक्स निकालना पड़ता है. सी मैट्रिक्स जो हमारे पास आ रहा है, इसकी मुझे आइगन वैल्यूज चाहिए और इसके मुझे आइगन वेक्टर्स चाहिए. तो दिस स्टेप व्हिच इज गिविंग मी these two lines is a direct MATLAB command. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट MATLAB कमांड लिखूंगा. आई एम गोइंग टू गेट माय आइगन वैल्यूज एज वेल एज माय आइगन वेक्टर्स, और उसके बाद देयर इज अ होल प्रोसेस इन्वॉल्व जो कि मुझे डिवीजन करके दे सकता है स्ट्रेच में और रोटेशन में. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. तो अभी इफ यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट तो वो हम कर लेते. अदरवाइज आई विल स्विच टू द मॉडलिंग पार्ट, जो कि हमने एक मैं लेकर आया हूँ प्रॉब्लम जिसके अंदर 2-3 चीजें आपसे FEM से रिलेटेड जो हम कर सकते हैं. उसमें कोई नॉन लीनियरिटी एज सच इन्वॉल्व नहीं है, बट दे आर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनालिसिस जो मैंने आपसे डिस्कस करना. तो कोई चीज इसमें अगर डिस्कस करने के लिए कर ले, अदरवाइज आई शो यू दोस फंक्शनैलिटी इन ऑप्शन. तो मुझे पूछने थी. जी सर प्लीज. मुझे ये पूछना था कि ये जो हम नॉन रिलेटिव प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इसमें जो बाय हैंड सॉल्यूशन है जी सर, वो तो रिक्वायर्ड नहीं है. इसकी सर ये मेरे ख्याल से सॉल्यूशन होगा. जी देखिए, पूरी प्रॉब्लम्स हम ऑफ कोर्स सॉल्व नहीं कर सकते, बट जो ये बेसिक्स है ना, इनको तो हम लोग देख सकते हैं. जो ये वाली जो चीजें जो बिल्कुल फंडामेंटल डिफॉर्मेशंस हैं और
फंडामेंटल बिल्कुल जो 2x2 या 3x3 के मैट्रिक्स से हम जो स्ट्रेन्स का अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज हमने भी की थी जब हमने की थी, एंड एक्सपेक्ट आप लोग भी कर लें, ताकि जब तक ये हम हासिल नहीं करते वो फंडामेंटल समझ में नहीं आती। तो इसमें कंप्लीट प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स नहीं होंगे, देयर वी कांट सॉल्व नॉन-लीनियर ज्योमेट्री फाइनाइट एलिमेंट प्रॉब्लम्स बाय हैंड। वो हमने जो हाथ से अफीम किया है वो सिर्फ लीनियर पार्टी तक ही रखा है, और वो हम लीनियर ही करेंगे हाथ से। बट ये जो स्ट्रेन और स्ट्रेस के मेजर्स हैं, ये छोटी चीजें, ये प्लीज जरूर देख लीजिएगा। जो जिस लेवल के एग्जांपल्स हम कर रहे हैं उस लेवल के एग्जांपल्स को देख लीजिएगा, एंड दैट्स इट। और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक असाइनमेंट बना लिया, वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, जिसके अंदर कोई स्पेशल कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं हो रही, इट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। और बस उसमें ये होगा कि एक दफा आप को डिफरेंट टाइप की डिफॉर्मेशन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर प्योर शेयर का प्रॉब्लम है, उसकी डिफॉर्मेशन अगर मैं आपको दे देता हूँ कि x1 x2 x3 किस तरीके से चेंज हो रहे हैं रिस्पेक्ट टू अनडिफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स, and then you calculate the deformation gradient and the Green-Lagrange strain tensor and the Nancy strain tensor and this sort of thing. This actually helps in developing our understanding ke how all the strain measures are related to each other. That's the only point of this exercise.